तो यस, अभी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि हम लोग तीन तीन मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं। तीन तीन मैकेनिक्स कहने का मतलब है कि हम लोग तीन तीन सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसमें मैकेनिक्स इन्वॉल्व है। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ते हैं एंड फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो हमने तीन तीन सब्जेक्ट क्यों बना दिया जब मैकेनिक्स को ही पढ़ना था। एक ही सब्जेक्ट मैकेनिक्स होता और उसी में सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करके तीन तीन सब्जेक्ट बना दिए। ऐसा क्यों किए, इसी बात को हम लोग समझेंगे। ओके, तो इस बात को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि मैकेनिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं या किस चीज़ की स्टडी को मैकेनिक्स कहते हैं। ये शायद सबको पता होता है, बट फिर भी मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूँ कि मैकेनिक्स में हम लोग जनरली फोर्सेस एंड इसके इफेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, उस इफेक्ट्स की स्टडी हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो फोर्सेस के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जनरली फोर्सेस के दो इफेक्ट्स होते हैं, तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं कि फोर्सेस के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो फोर्सेस के जनरली दो इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के जनरली दो इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट तो होता है कि वो फोर्स मोशन कॉज कर दे और फोर्स डिफॉर्मेशन भी कॉज कर सकता है। शायद ये विजिबल नहीं है तो मैं इसको, क्योंकि मेरे फोटो के पीछे छिप रहा होगा। तो फोर्सेस के दो इफेक्ट होते हैं, फोर्स मोशन कॉज कर सकता है और फोर्स डिफॉर्मेशन कॉज कर सकता है। कि फोर्स मोशन कब कॉज करेगा एंड फोर्स डिफॉर्मेशन कब कॉज करेगा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा होगा, जैसे ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है या मेंबर है, इस पे सपोज दैट 6 किलो न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये 6 किलो न्यूटन अनबैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। नेट फोर्स कितना है, 6 किलो न्यूटन। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इस बॉडी पे 6 किलो न्यूटन का अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। तो जब भी किसी बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करेगा तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी में मोशन कॉज करेगा। ओके, ऐसे ही जब भी किसी बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, बैलेंस्ड फोर्स कहने का मतलब है कि सपोज दैट इस बॉडी पे 6 किलो न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और इसके एग्जैक्टली अपोजिट इतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स, मतलब 6 किलो न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, इस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है। तो हम इस चीज़ को बोल सकते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स ऑफ 6 किलो न्यूटन इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। तो जब भी किसी बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्स एक्ट करता है तो वो फोर्स मोशन कॉज नहीं कर सकता है। मोशन कॉज करने के लिए केवल और केवल अनबैलेंस्ड फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारे मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ये जो 6 किलो न्यूटन का फोर्स है, जो बैलेंस्ड फोर्स है, मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि ये जो 6 किलो न्यूटन का फोर्स है, अगर ये मोशन कॉज नहीं कर रहा है तो क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं, या इसके इफेक्ट कुछ हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो हाँ, इसके इफेक्ट होते हैं। जब भी किसी बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्स एक्ट करता है तो वो फोर्स बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करता है। जैसे हमारे पास एक ये पेन है, इस पेन को मैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा के खींच रहा हूँ, तो ये बॉडी, मतलब ये पेन मूव तो नहीं कर रहा है, लेकिन इस पेन में हो सकता है कि डिफॉर्मेशन हो रहा हो। यह अलग बात है कि इसमें जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो इतना स्मॉल है कि हमको विजिबल नहीं है, लेकिन इसके जगह पे अगर इरेजर होता सपोज दैट, और इरेजर को ऐसे अगर खींचते इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा के,
तो इरेजर में आपको एलोंगेशन साफ साफ दिखाई पड़ता। तो इसका मतलब है कि जब भी किसी बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्स एक्ट करेंगे तो वो बैलेंस्ड फोर्स बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि वो डिफॉर्मेशन बहुत ही स्मॉल हो कि हम उसको देख नहीं सकते हैं नेकेड आई से, या हो सकता है कि वो डिफॉर्मेशन विजिबल हो हमें। ओके, तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि मैकेनिक्स में हम लोग फोर्सेस एंड इट्स के इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। तो फोर्सेस के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? तो फोर्सेस के दो इफेक्ट हो सकते हैं। एक फोर्स तो मोशन कॉज कर सकता है और फोर्स डिफॉर्मेशन भी कॉज कर सकता है। कि कौन सा फोर्स मोशन कॉज करेगा और कौन सा फोर्स डिफॉर्मेशन कॉज करेगा। तो मैंने बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पे या मेंबर पे अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स मोशन कॉज करेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पे बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो फोर्स डिफॉर्मेशन बॉडी में क्रिएट करेगा। ओके, मतलब मोशन कॉज करने के लिए केवल और केवल अनबैलेंस्ड फोर्स रिस्पॉन्सिबल है और डिफॉर्मेशन कॉज करने के लिए केवल और केवल बैलेंस्ड फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। आई होप यहाँ तक का डिस्कशन क्लियर होगा। तो अब हम सॉलिड्स की बात कर लेते हैं। तो सॉलिड्स के केस में अगर हम मोशन को पढ़ना चाहे सॉलिड्स के केस में अगर हम मोशन को पढ़ना चाहे तो हम सॉलिड्स में हो रहे डिफॉर्मेशन को इग्नोर कर सकते हैं। और ये चीज़ आपने एक्सपीरियंस भी किया है जब आप 11th एंड 12th में फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और आपसे बोला जाता था कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताओ, इस ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन बताओ, या कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा ये बताओ। तो आप मोस्टली बॉडी को रिजिड मानते थे, ऐसा मान के चलते थे इस बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। या अगर किसी फोर्स के इफेक्ट में उस बॉडी में डिफॉर्मेशन हो भी रहा होगा तो हम डिफॉर्मेशन को नहीं पढ़ते थे वेलोसिटी फाइंड करते टाइम या एक्सीलरेशन फाइंड करते टाइम। इसका मतलब यही हुआ कि मोशन की स्टडी सॉलिड्स में बिना डिफॉर्मेशन की स्टडी किए हुए पॉसिबल है। तो जब भी हमें सॉलिड्स के मोशन की स्टडी करनी होती है हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं। हमने सेपरेट सब्जेक्ट बना दिया क्योंकि हम केवल और केवल मोशन में इंटरेस्टेड है, केवल और केवल मोशन के कैरेक्टरिस्टिक में इंटरेस्टेड है, तो वो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में करते हैं। ऐसे ही जब भी हमें सॉलिड्स में हो रहे डिफॉर्मेशन की स्टडी करनी होती है उसके लिए हम लोगों ने एक सेपरेट सब्जेक्ट बना दिया जिसको सॉलिड मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल कहा जाता है। लेकिन ऐसा हम लोग फ्लूइड में नहीं कर सकते हैं। फ्लूइड की जब भी हम स्टडी करते हैं तो मोशन एंड डिफॉर्मेशन को साथ साथ पढ़ना होता है हमें। हम फ्लूइड्स के केस में मोशन को सेपरेटली एंड डिफॉर्मेशन को सेपरेटली नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए हमने तीसरा सब्जेक्ट बना दिया फ्लूइड मैकेनिक्स। पर हमारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, ये क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा कि फ्लूइड के केस में हम मोशन एंड डिफॉर्मेशन अलग अलग क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा कर पाते तो फ्लूइड के मोशन की स्टडी को हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ही कर लेते और फ्लूइड में हो रहे डिफॉर्मेशन की स्टडी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में कर लेते। लेकिन फ्लूइड फ्लो का मतलब ही होता है फ्लूइड का डिफॉर्मेशन। बिना डिफॉर्मेशन के फ्लूइड फ्लो ही नहीं कर सकता है। इस बात को जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में सीखेंगे कि बिना डिफॉर्मेशन के फ्लूइड क्यों नहीं फ्लो कर सकता है, या फिर ऐसे हम लोग क्यों बोलते हैं कि फ्लूइड का फ्लो तभी पॉसिबल है जब डिफॉर्मेशन हो रहा हो फ्लूइड में, या फिर डिफॉर्मेशन को ही हम फ्लो क्यों बोलते हैं। तो आई होप ये डिस्कशन आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग तीन तीन सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ते हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं। मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूँ कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हम स्टार्ट किए थे इस बात से कि
हम 3 सब्जेक्ट पढ़ते ही क्यों हैं? फिर हमने बताया कि इस चीज़ को समझने से पहले, मतलब सब्जेक्ट के कैटेगराइजेशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स में हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो मैकेनिक्स में हम लोग फोर्स और उसके जो इफेक्ट है इसकी स्टडी करते हैं। तो फोर्सेस के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? तो फोर्स के 2 इफेक्ट हो सकते हैं। एक तो फोर्स मोशन कॉज कर सकता है और फोर्स डिफॉर्मेशन भी कॉज कर सकता है। तो कैसा फोर्स मोशन कॉज करेगा? केवल और केवल ओनली एंड ओनली अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मोशन। कैसा फोर्स डिफॉर्मेशन कॉज करेगा? ओनली एंड ओनली बैलेंस्ड फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिफॉर्मेशन। फिर हमने सीखा सॉलिड्स के केस में हम लोग मोशन की स्टडी बिना डिफॉर्मेशन की स्टडी किए कर सकते हैं, इसलिए हमने मोशन की स्टडी करने के लिए एक सेपरेट सब्जेक्ट बना दिया जिसको हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नाम दिया। ऐसे ही जब हमको सॉलिड्स में हो रहे डिफॉर्मेशन की स्टडी करनी होती है उसके लिए हमने एक नया दूसरा सब्जेक्ट बना दिया जिसको सॉलिड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से जानते हैं। लेकिन फ्लूइड में हम मोशन और डिफॉर्मेशन को अलग अलग नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि फ्लूइड फ्लो का मतलब ही होता है फ्लूइड का डिफॉर्मेशन। बिना डिफॉर्मेशन के फ्लूइड में फ्लो हो ही नहीं सकता है, इसलिए हमको दोनों चीज़ों को साथ साथ पढ़ना पड़ता है। मतलब मोशन को और डिफॉर्मेशन को हमको साथ साथ पढ़ना पड़ता है अगर फ्लूइड में फोर्सेस के इफेक्ट्स को पढ़ना है तो। इसलिए हमने एक तीसरा सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स बना दिया। आई होप ये जो सब्जेक्ट का कैटेगराइजेशन है कि क्यों हमने एक ही मैकेनिक्स नहीं पढ़ा, हम 3 मैकेनिक्स क्यों पढ़े, ये आपको समझ आया होगा। हाँ, हो सकता है कि आपके मन में कुछ डाउट आ रहे हो कि फ्लूइड बिना डिफॉर्मेशन के फ्लो क्यों नहीं कर सकता है। तो ऐसे डाउट्स के लिए हम लोग सब्जेक्ट्स में देखेंगे। जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है उसमें हम लोग फुल डिटेल में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।